चेंज हो चुके हैं। उत्तराखंड में तीरथ रावत की सरकार थी, रिजाइन कर दिया उन्होंने अभी कुछ दिन पहले। अभी नया कौन आया है, कोई बता सकता है? नया सीएम। अनुषा आप बताओ। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। अरे क्या हुआ, कोई भी नहीं बोल रहा? पुष्कर। पुष्कर। सिंह हाँ धामी ऐसे हाँ, कुछ। क्या बढ़िया बात है। यश की तैयारी कुछ बेटर है। पुष्कर सिंह धामी। धामी। तो थोड़ा सा यश आप ही बताओ, गेल की फुल फॉर्म। गेल। यश, गेल, गैस। एक मिनट। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अच्छा हाँ, गैस। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1980। ईयर 9। एस्टैब्लिशमेंट ईयर गेल का, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बोलो जी। ये 1989। है जी। 1984 हेडक्वार्टर दिल्ली। और कौन है इसका हेड? मनोज, बोल ही नहीं रहे कोई। मनोज जैन। जैन। आईओसीएल। इन आईओसीएल, आर्यन आप बोलो। आईओसीएल। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मिशन लिमिटेड। लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 18 19 70। नहीं। 1959। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 1959। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन कौन है? संजीव। सिंह। संजीव सिंह। सीईओ कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। ये बीपी। अच्छा चैतन्य, आपका नंबर है। बीपीसीएल की फुल फॉर्म वो बताओ। सीओ नहीं है, सीएफओ है इसका शायद। हाँ सीएफओ, सीएफओ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जी। सीएफओ है संदीप, संदीप कुमार गुप्ता। तो आर्यन से पूछ रहा था मैं, बीपीसीएल की फुल फॉर्म। भारत पेट्रोलियम लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एस्टैब्लिशमेंट ईयर आर्यन। नाइन 1979 हाँ शायद। 1952। हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ एक ही आदमी है, बोलो। डी। डी राजकुमार। डी राजकुमार। मेरा क्वेश्चन है मयूरी से। मयूरी, इन्फोसिस एस्टैब्लिशमेंट Yes, ईयर। 1981. इन्फोसिस का काम क्या है मयूरी? Mobile manufacturing. है जी। Sir, mobiles. अरे कहाँ, इन्फोसिस मोबाइल बनाती है कोई? क्या मजाक करते हो? आई Yes, sir. मोबाइल होते हैं। इन्फोसिस के मोबाइल होते हैं? Yes, sir. अरे आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी। सॉफ्टवेयर। क्या बोला है मैंने? जित अरे Software. बैंकों में सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, पिनेक्कल, बहुत सारे नाम सॉफ्टवेयर के नाम रखते हैं ये। तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। कौन सी? इन्फोसिस। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1981। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। आपको बताना है एट प्रेजेंट हिंदुस्तान में इन्फोसिस के सीईओ या चेयरमैन। सीईओ अलग है। सीईओ बताओ पहले मयूरी, सीईओ। सलील सलील सर, उसके आगे याद नहीं आ पारिक, रहा, ऐसे पारिक। कुछ था। सलील पारिक। सलील पारिक। अब आपको बताना है चेयरमैन कौन है। चेयरमैन नंदन नीलकंठ। नंदन नीलकानी। विप्रो। विप्रो लिमिटेड का काम क्या है मयूरी? सर काम नहीं पता मुझे। अरे पेपर वाला टिक कर आएगा ना। कंपनी क्या काम कर रही है मालूम होना चाहिए। विप्रो का काम भी आईटी सेक्टर की कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर बनाने का काम। एस्टैब्लिशमेंट ईयर मयूरी, एस्टैब्लिशमेंट ईयर विप्रो। 19 सर, 1945। हाँ 1945। हेडक्वार्टर बेंगलुरु। अब बताओ इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। अजीम हुसैन प्रेम जी का बेटा। सर, अजीम हुसैन प्रेम जी का बेटा है आजकल। ऋषद प्रेम जी। अच्छा अभी अभी अनाउंसमेंट हुई है, अभी कल परसों में ही मैं चेक कर रहा था, न्यूज़पेपर में डिटेल आई थी। अजीम हुसैन प्रेम जी ने हिंदुस्तान में ऑब्जेक्शन उठाई है कि ये जितने भी बच्चों को ट्वेल्थ में और टेंथ में
पास कर दिया है, अरे 100% रिजल्ट दे दिया है ना, सारे के सारे ट्रांसफर पेपर ही नहीं हुआ। आर्यन बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो इन्होंने कहा भैया ये अच्छा नहीं है, ऐसे तो जो इनकैपेबल पर्सन है वो भी पास हो जाएगा, तो आगे जाके जॉब कैसे दोगे उन्हें? तो उन्होंने 1,000 करोड़, ध्यान से सुनना, अजीम हुसैन प्रेम जी की बात कर रहा हूँ, ऋषद प्रेम जी के फादर, जो पुराने टाइम पर, अरे जब से ऋषद जी आए हैं तब से अजीम हुसैन प्रेम जी ने एक्टिव एक्टिव जो चेयरपर्सन है उसका रोल छोड़ दिया है। 1,000 करोड़ रुपया डोनेट करा है सिर्फ एजुकेशन के सिस्टम को ठीक करने के लिए, कि भैया बेशक पेंडेमिक हो, एग्जाम कंडक्ट करो और कैपेबिलिटी के बेसिस पर प्रमोट करो। अरे बात समझ में आ रही है सबको? ये तो कल परसों की घटना है। 1,000 करोड़। महक कंडेलवाल, बात क्लियर है? यस सर। तो महक कंडेलवाल बताएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फाउंडर कौन है? फाउंडर पूछा है मैंने। मुकेश अंबानी। नहीं बच्चे, फाउंडर पिताजी है उनके। फाउंडर नहीं पता। धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई हाँ अंबानी। हाँ और हाँ हाँ। महक को बोलना है एस्टेब्लिशमेंट ईयर। 1966। बढ़िया। चेयरमैन बताओ कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन बैंक पर भैया, तेजी के साथ डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। यश बोलो आंसर बच्चे। यश, कौन सी स्टेटमेंट गलत है 11th? हाँ भैया। बी। अब देखो ये चर्चा तो मैं लास्ट क्लास में खत्म ही इसी बात पे हुआ था। एक बार यश फार्मूला बोलो इकोनॉमिक प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। बढ़िया। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट बोलो। टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। बढ़िया। तो भैया ये बात इसको मालूम है, इसीलिए जवाब इसने डी बोला है। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट। या इम्प्लिसिट लिखा है जिसकी वजह से गलत है। भैया बी बोला है मैंने। बी बोला है? बी क्यों बोले? पूछी थी ना इसलिए बी बोला। अरे वो बोल रहा है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। भैया अच्छा हाँ। अरे गलत बोल रहा है ना। अभी अभी आपने बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट का फार्मूला टोटल रेवेन्यू माइनस अकाउंटिंग कॉस्ट, यहाँ इम्प्लिसिट लिखा है इसलिए गलत हो गया। क्लियर है यश बाबा? भैया लेकिन उसमें भी तो गलत लिखा। अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट भी तो आता है। ए बच्चे कहाँ? यश बाबा, अरे तुम मीनिंग भूल गए क्या? अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो एक ही बात होती है। अरे शब्द लैंग्वेज बोल रहा हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज द रिवार्ड ऑफ दोज फैक्टर्स व्हिच आर अरेंज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स, दे आर प्री डिटरमाइंड। इट इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट, फॉर एग्जांपल रेंट पेड टू द ओनर ऑफ लैंड। यश बाबा, हाँ भैया आ गया। अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो एक ही बात है, फर्क ही कोई नहीं है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट एक ही बात है। भैया ये गड़बड़ मत करो भैया, हर बार डांट खाने वाला काम क्यों? इतने अच्छे से तैयार कर रखा है डाटा हमने, पूरा समय। भैया मेजर एरिया तुम्हारा यही है, यहीं पर गलती होती है बच्चों से। बीसीके तो बहुत आसान है, सिर्फ डाटा को याद करने का काम है, वहां का टेक्निकल एरिया नहीं है। और यहाँ याद करने से कुछ होना नहीं है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुरेंद्र बात समझ में आ रही है? तो ये गड़बड़ ना करो भैया। सुरेंद्र 12th क्वेश्चन, सप्लाई कर्व अवेलेबल है, डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब ये मन में या कागज में कहीं डायग्राम बना लेना, तो आपको मालूम है सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ये डिमांड का डायग्राम बना दिया। डिक्रीज इन डिमांड में सबको मालूम है डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब बता दो क्या इफेक्ट आ रहा है, जल्दी से ऑप्शन ढूंढ के। आंसर किसी ने बोला? क्या बोला है भाई? डिक्रीज इन प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। बात बिल्कुल ठीक है। सामने डायग्राम या तो मन में चलना चाहिए या बना के देख लो। जितेश 13th क्वेश्चन, इकोनॉमिक थ्योरी, 4 बातों में से कौन सी बात फिट होती है? 4 बातें। बी। अल्टीमेट गोल, बिल्कुल ठीक है। फर्म का अल्टीमेट गोल क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट, विच इज पॉसिबल ओनली इन सच ए कंडीशन। अरे दोनों कंडीशन बोलना जितेश। कॉस्ट मिनिमम
प्रॉफिट मैक्सिमम। ए भाई ये नहीं है, गड़बड़ हो रहा है। अरे तुम आउटपुट अच्छा, एमआर वाली, एमआर इज इक्वल टू एमसी एंड एमसी कट एमआर फ्रॉम द बिल। हाँ, ये है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन मेड बाय इकोनॉमिस्ट, जो इस दुनिया के सारे फर्म फॉलो करते हैं। एम आर इज इक्वल टू एम सी एंड एम सी कट एम आर फ्रॉम बिलो, इट लीड्स टू सेटलमेंट ऑफ आउटपुट विच कैन नॉट आर्ग्यू टू चेंज, बिकॉज यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो रहा है सबसे ज्यादा। अनुषा 14 क्वेश्चन। अनुषा, अरे कहाँ बोलो बच्चे। तो बता रही हूँ। भैया इतनी देर का काम नहीं है, बुक सबके पास है, चैप्टर खत्म करा दिया है, क्वेश्चन खत्म करके बैठना चाहिए था और सिर्फ डाउट्स को मेरे साथ कवर करना चाहिए था। आप सामने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो सिर्फ। मयूरी, हाँ अनुषा बोलो। मयूरी, यस सर, एक मिनट सर। सुरेंद्र बाबा आप बोलो। अरे जिसको मालूम है। डी। डी। क्वांटिटी डिक्रीजेस। अब ये क्यों है, ये बात समझ लेना, कभी रट्टे मार लो, पेपर में रटा हुआ तो आएगा नहीं ना। आपको मालूम है ये नॉर्मल डिमांड कर्व, नॉर्मल सप्लाई कर्व। अरे लाइन पढ़ रहा हूँ ऊपर, वो कह रहा है कंज्यूमर की इनकम घट गई है। अरे आपको मालूम है इनकम ऑफ कंज्यूमर इनडायरेक्ट फैक्टर है, डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, इनकम के बढ़ने पर राइट वर्ड, इनकम के घटने पर लेफ्ट वर्ड। अरे यश बात समझ में आ रही है जो बोल रहा हूँ, डिक्रीज इन डिमांड हो गया ड्यू टू डिक्रीज इन द इनकम। हाँ भैया। ऐसे ही बोल रहा है नंबर ऑफ सेलर्स। भैया नंबर ऑफ सेलर्स सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, नंबर ऑफ सेलर भी कम हो गए। अरे बेचने वाले कम हो गए, देयर इज ए डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड फ्रॉम S2 S1। तो न्यू डिमांड कर्व कट न्यू सप्लाई कर्व एट पॉइंट E1। वहाँ एक बात कॉमन है, एक बात कॉमन है कि क्वांटिटी आपकी घट रही है। प्राइस को लेकर तीन पॉसिबिलिटीज हैं। अब हमें ये नहीं पता डिक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन सप्लाई में दोनों बराबर हैं, पहला वाला दूसरे से ज़्यादा है, दूसरे वाला पहले से ज़्यादा है। तीन संभावनाएं हैं, एक में इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ेगा, एक में घटेगा, एक में उतना ही रहेगा। लेकिन एक बात कॉमन है, जब भी डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो ये बात कॉमन है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी घटेगी। सो आंसर इज डमरू। जितेश बाबा समझ में आ रहा है? हाँ भैया। भैया ये तो चैप्टर खत्म हो चुका है डिटेल में, ये इतना गड़बड़ क्यों? 15 क्वेश्चन जितेश। डी होगा। अरे सबको समझ में आ गया या फिर डायग्राम बना के बताऊं? रट्टे मत मार लेना, पेपर में काम नहीं आने वाले। अनुषा, बच्चा बोलता ही नहीं कुछ। अनुषा, अरे क्या आंसर है, समझ में आया? डी। नहीं डी तो है, आंसर समझ में आ ही रहा है या ऐसे ही पीछे से देख आ रहा है। नहीं जितेश को आ गया, मैं इसीलिए मुझे पता है जितेश को आ गया है, लेकिन क्लास में इतने सारे बैठे हैं, एक का भी मामला गड़बड़ नहीं चाहिए ना। अनुषा पूछ लूं फिर? हाँ सर आ गया। तो वो यहाँ क्या कह रहा है, नॉर्मल डिमांड कर्व नॉर्मल सप्लाई कर्व। लैंग्वेज में लिखा है इंक्रीज इन सप्लाई इज मोर देन इंक्रीज इन डिमांड। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ाना, डिमांड थोड़ी सी बढ़ाना, और फिर उसका इफेक्ट देख लेना क्या आएगा, नीचे पढ़ लेना, आंसर टिक कर देना, खेल खत्म। ये बात समझ में आ गई है? तो देखो इफेक्ट क्या आ रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस घट रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, इसीलिए जितेश ने अपने मन में बात सोचकर आंसर डी बोल दिया है। अगला क्वेश्चन 16 यश। सी पार्ट। वो कह रहा है साइमल्टेनियस इंक्रीज, अज्यूम दैट द मार्केट ऑफ गुड्स जेट देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो क्या होगा? सी पार्ट में लिखा है क्वांटिटी बढ़ेगी। अरे बिल्कुल यही बात दोबारा आ रही है, क्वांटिटी कन्फर्म में बढ़ेगी। इक्विलिब्रियम प्राइस सेम भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करेगा कौन ज़्यादा कौन कम। अरे यश याद आ रहा है ना आपको? हाँ भैया।
हाँ जी, अगले पर चले गए। मयूरी 17 क्वेश्चन। मयूरी क्या बोला है? सर एक मिनट क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी को बढ़ने से इंक्रीज इन सप्लाई होगा, सप्लाई का राइट वर्ड शिफ्ट होगा। सर सर बी। डमरू बोल रहे हो, लाइन पढ़ रहा हूँ। बी। टेक्नोलॉजी बॉम्बे बोल रहे हो, डमरू बोल रहे हो? सर बी। बॉम्बे, अच्छा। वो कह रहा है टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग पर्सनल कंप्यूटर इंप्रूव, टेक्नोलॉजी बढ़ गई। सेम टाइम पर न्यू यूज ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ध्यान से सुनना, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सप्लाई का राइट वर्ड सबको मालूम है बच्चों। टेक्नोलॉजी सप्लाई का चैप्टर पढ़ के आए हो बच्चों सब। टेक्नोलॉजी के अपग्रेड करने से देयर इज ए इंक्रीज इन सप्लाई, सो सप्लाई कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। ये मैंने सप्लाई कर्व राइट वर्ड ये डिमांड बना दिया बच्चों। सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया, ये राइट वर्ड शिफ्ट कर दिया बच्चों। अब वो क्या कह रहा है, उसी सेम टाइम पर जो यूजर्स हैं वो भी ज़्यादा हो गए। अरे जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाले हैं, यानी डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड के बढ़ने से डिमांड कर्व शिफ्ट राइट वर्ड। तो नया डिमांड कर्व, नया सप्लाई कर्व एक दूसरे को जहां काट रहा है, उसका आंसर अब बताओ, बोलो जी। ये सी पार्ट है। बढ़िया बात, सी पार्ट। सी पार्ट है, सी पार्ट है। जितनी डिमांड बढ़ रही है उतना ही सप्लाई बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम प्राइस कैन नॉट बी चेंज बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। भैया ध्यान से जवाब दो। मयूरी 18 क्वेश्चन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की परफेक्ट कंपटीशन की कौन सी कंडीशन नहीं है? कंडीशन तो सबने याद कर रखी है, जल्दी से बोलो। सी पार्ट। एडवर्ट भैया परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत ही नहीं है। 1 बिके, 10 बिके, 100 बिके, ना बिके, वो कुछ नहीं कर सकता। द प्राइस सेटल बाय द इंडस्ट्री बाउंड टू एक्सेप्टेड बाय द फर्म। उसके पास भैया अगर ये पॉइंट नहीं होता तो हम ये टिक करते ना। तो हम ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। एक्चुअली में आपकी किताबों में ना मैंने आपको समझाया वेरी लार्ज। आपकी किताबों में तो फीचर्स में परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज ही लिखा है, लार्ज ही लिखा है। परफेक्ट कंपटीशन में भी, मोनोपोलिस्टिक में भी। लेकिन मैंने आपको समझाया है दोनों में फर्क क्या है। एक में इतने ज्यादा हैं काउंटेबल हैं, दूसरे में इतने ज्यादा हैं जो गिने न जा सकें। दिस इज द डिफरेंस। ये क्लियर है बच्चों? ये लार्ज वाली बात ठीक है अकॉर्डिंग टू योर बुक। क्लियर है बच्चे? ओके भैया। Which of the following is not the characteristic of perfect competitive market? अनुषा, अब तो फीचर्स वाली बात है, आसान है। अनुषा, सी पार्ट। तो अनुषा से मेरा क्वेश्चन है, परफेक्ट कंपटीशन में बात गलत क्यों है? का मतलब डिमांड कर्व कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में? जल्दी जल्दी बोलना है। इनइलास्टिक। इनइलास्टिक। भैया भैया मैं ना आज, भैया कोई फायदा है इन क्लासेस को लेने का? परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व इनइलास्टिक होता है। कराए हुए टॉपिक जो अपने बचपन में कर रखे हैं, हम लोग इतनी डिटेल में टॉपिक की तैयारी करा रहे हैं। समझाया था कि डिमांड कर्व में ए आर इज इक्वल टू एम आर ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व की बात करें तो परफेक्टली, अरे बोलो पूरी क्लास। इलास्टिक। भैया ये मामला देखो ऐसे, अब जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये इतना आसान सा खेल भी अगर नहीं करोगे। सबसे ज्यादा समय लगाया है इस बुक के ऊपर हमने, और यही मेजर 4 चैप्टर है जहां बच्चा लैग करता है सीए के फाउंडेशन एग्जाम में। बाकी तो सो सिंपल, एक दिन में बाकी सारा काम खत्म हो सकता है, और इसी में कंफ्यूजन है। अरे डिमांड कर्व इनइलास्टिक, अब मैं पूरी क्लास से पूछूंगा ना जवाब जल्दी जल्दी आएगा। लेकिन वो इंडिविजुअली रिजल्ट तो तुम्हें इंडिविजुअली अपना लाना है, तुम ग्रुप में पेपर थोड़ा ना देने वाले हो। मयूरी ये इनइलास्टिक कौन से बाजार में होता है? नाम बताना जरा, जहां इनइलास्टिक डिमांड कर्व होता है। मयूरी सर परफेक्ट कंपटीशन नहीं सर, एक सेकेंड सर सोचने। यहाँ एक का नाम लो, दूसरा भी नाम, दूसरा कह रहा है बच्चा हम भी लाइन में है। मैं एक को डांट लगा रहा हूँ, दूसरा भी कह रहा है हम भी लाइन में है। अरे अभी तो सर मोनोपोली। हाँ मतलब ढूंढ के बोल रहे हो, किताबों को ढूंढ के बोल रहे हो।
अरे सर याद नहीं अरे याद तो करा रखा है, मोनोपोली में इन इलास्टिक होता है, मोनोपोलिस्टिक में इलास्टिक होता है, खाली याद नहीं कराया लाइनें, उसकी कंडीशंस, एक्सप्लेनेशन। सुरेंद्र याद आ रहा है? इन इलास्टिक, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, कंज्यूमर बाउंड टू परचेज, सो चेंज इन प्राइस इज मोर पावरफुल। इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल लिए बच्चों। सुरेंद्र हाँ भैया। भैया ये ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? थोड़ी अपनी चिंता करा करो, आपके नाम के आगे सीए लगा हुआ है, कुछ तो उसकी इज्जत कर लो। अरे मयूरी, बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। पढ़ाई करते वक्त जब काम ना होना तो थोड़े घर वालों के बारे में चिंतन कर लिया करो। घर वालों का मतलब मदर फादर, कितने एफर्ट्स करते हैं आप लोगों के लिए, आपको लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। आज इस पेंडेमिक में भी टाइम टू टाइम आपको गाइड कर रहे हैं, तो भैया आपको मौका मिल रहा है। पुराने 12th में सबने इको पढ़ी हुई है। 12th में आज़ादी के वक्त हमारा लिटरेसी रेट फीमेल का कितना था बच्चों? पूरी क्लास 7%। तो फीमेल की बात करें 7%, पूरी कंट्री की बात करें 16%। और अगर मैं आज का भी डाटा दूं ना तो 75% है, और 75% भी एवरेज है, जिसमें सिर्फ ये कहा जा रहा है जिसको पढ़ना लिखना और साइन करना आता है वो लिटरेट है। सिर्फ पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने से नौकरियां नहीं लगती है, आपको कोई कैलिबर डेवलप नहीं होता है, लेकिन वो परसेंटेज लिटरेसी रेट में काउंट कर रहे हैं। तो अपने आप को प्रमोट करना है, अपने समाज को प्रमोट करना है, देश को प्रमोट करना है, एकमात्र तरीका अपनी कैपेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा। और ये क्या इतना गड़बड़ झाला वाला काम चल रहा है? कहीं पूरे दिन में आपको जाने आने का काम नहीं है, पेंडेमिक है, वैसे भी घर वाले नहीं भेज सकते। अरे मयूरी, भेज सकते हैं क्या? नहीं सर। तो फिर पढ़ाई का ही तो काम है, 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, और 2-4 घंटे सो लोगे और बाकी एक्टिविटीज में 1-2 आवर लगा लोगे, तो थोड़ा ये जिम्मेदारी का काम भैया। तो इन इलास्टिक मोनोपोली में होता है, एक बार करा दिया गया है, उसमें भी गड़बड़ चल रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? आंसर कौन सा रहा? गलत वो पूछ रहा है, गलत क्या है? गलत क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। क्यों? डिमांड कर्व क्या होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब ये बार बार चीजें बोलने वाला काम होना ही नहीं चाहिए, एक बार सीख लिया आपने डिटेल में। मैं तो सोच रहा था अगला चैप्टर शुरू करा दूं, फिर मुझे लगा 2-4-5 क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं, सबका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा। यहाँ आप जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन? महक, कौन सा फीचर मोनोपोलिस्टिक का नहीं है? जवाब सोच के। सर होमोजेनियस प्रोडक्ट। तो आपको ये भी बताना है होमोजेनियस प्रोडक्ट किसका फीचर है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप रट्टा ना मारो। सर हाँ सर परफेक्ट कंपटीशन एंड परफेक्ट ओलिगोपोली। बढ़िया, ये तैयारी है बढ़िया। इस बच्चे ने बोला होमोजीनियस प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन के अलावा परफेक्ट ओलिगोपोली में से। ओलिगोपोली के टाइप भी मालूम है, हम मतलब इस बच्चे से पूछने की जरूरत नहीं है होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। और होमोजीनियस प्रोडक्ट जैसा कैसा फीचर होता है मोनोपोलिस्टिक में? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, मीनिंग आपको मालूम है। मोनोपोली में अराइज इन ए प्रोडक्ट मार्केट बिकॉज। आंसर हर्ष, ट्राई कर पाओगे बच्चे जल्दी से? मोनोपोली अराइजेस, भैया मोनोपोली का टाइप हो सकता है पेटेंट, कॉपीराइट, जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोल के आए। कोई भी बोलो, कोई भी बोलो आंसर बोलो जी। All of these. सिंगल All of सेलर the होता है, above. बिल्कुल ठीक है जी। अरे ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शंस फिट होते हैं। 22 ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्रीज आर कैरेक्टरिस्टिक बाय। कोई भी बच्चा बोलो जी ओलिगोपोली के फीचर्स। 22A part. A. फ्यू डोमिनेंट फर्म, बढ़िया। अरे फ्यू फर्म बट लार्ज इन साइज, इंटरडिपेंडेंस टू ईच अदर, बिल्कुल बढ़िया, पहला आंसर। आगे चलेंगे जी। यश आपका नंबर है 23rd, प्राइस टेकिंग फर्म। ये D part. बिल्कुल। अरे प्राइस टेकिंग फर्म बोले तो फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, ऑल द फर्म्स बाउंड टू एक्सेप्ट द प्राइस सेटल बाय द इंडस्ट्री। प्राइस टेकिंग फर्म, फिर दोबारा यही क्वेश्चन। यश क्वेश्चन फिर वही चल रहा है, प्राइस टेकिंग फर्म। आंसर बोलो। इंडिविजुअल इसका फर्म भी है जी। D part ही है। अरे अब समझ लो, part. बात कॉमन है, चाहे बाजार कोई भी हो, हर कोई प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाह रहा है। तो यहाँ पर प्राइस टेकिंग फर्म के लिए प्रॉफिट मैक्सिमम अप्रोच क्या कहती है? एमआर। एमआर किसके बराबर हो? अच्छा एमसी तो लिखा ही नहीं है यहाँ, तो ये लिखा है मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस B part. रिलेशन।
डी पार्ट बोल रहे हो? सर बी बोला था। अच्छा हाँ, डी वाला मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये सबको मालूम है। परफेक्ट कंपटीशन में एम आर ए आर बराबर है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बोले तो डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल ठीक है। जितेश 25 क्वेश्चन। बी है, नहीं ए है, ए। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से अलग क्या है? ए। बिल्कुल ठीक है। अरे सिर्फ प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ऑल द फर्म प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ कमोडिटी बट डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, कलर, साइज, पैकिंग, नेम, प्राइस एक्सेट्रा। जितेश 25। 25 भी अच्छा बताया हो गया। था। 26 26 सी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंट्री इनटू द इंडस्ट्रीज। भैया बता दिया, ये बता अच्छा, दिया। अच्छा। 25 है, 26 का सी। फर्म विल ओनली अर्न ए, बढ़िया। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ मिलता है? जल्दी से मुझे बाजार का नाम बता दो। एक परफेक्ट कंपटीशन और दूसरा मोनोपोलिस्टिक। कंपटीशन। कारण बता दो। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। एंट्री बढ़िया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। और साथ के साथ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बता दो मुझे। मोनोपोली का कौन सा प्रॉफिट होता है? अब नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल। कारण भी आपको मालूम है। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो रहा है? ड्यू टू वेरी डिफिकल्ट Barrier of- एंट्री या बैरियर्स ऑफ एंट्री। बैरियर्स लगे हुए हैं। Which of the following is the distinguished character of oligopoly? ये जवाब यश। सी पार्ट, इंटरडिपेंडेंस अमंग फर्म्स। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है राइवलरी कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन। चेस की गेम का एग्जांपल लिया मैंने समझाने के लिए। अगला क्वेश्चन सुरेंद्र, अगले क्वेश्चन में बताओ विच फॉर्म ऑफ मार्केट है जी। अब वो कह रहा है प्राइस चेंज करने की ताकत सबसे कम ना के बराबर किसके पास होती है? परफेक्ट कंपटीशन। मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। प्राइस चेंज कर ही नहीं सकता कौन सा बाजार? परफेक्ट कंपटीशन। उससे थोड़ा ज्यादा चेंज कर सकता है मोनोपोलिस्टिक, उससे ज्यादा चेंज कर सकता है ओलिगोपोली, सबसे ज्यादा प्राइस चेंज करने की ताकत मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा है। फीचर ऑफ क्या होता है बच्चों? फीचर ऑफ मोनोपोली इन विच सिंगल फर्म सोल्ड सेम कमोडिटी टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एट डिफरेंट प्राइस एंड ऑलवेज सक्सीड। सुरेंद्र 29। AR कर्व को डिमांड कर्व कहते हैं। लॉजिक समझाया है। AR कर्व अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ प्रोड्यूसर, डिमांड कर्व सेम पोजीशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म मार्केट स्ट्रक्चर डज ए फर्म हैव नो कंट्रोल ओवर? अरे वो कह रहा है कौन से बाजार में प्राइस को चेंज करने की ताकत ही नहीं होती है। अभी बताया मैंने पूरी क्लास। परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, नो कंट्रोल ओवर द प्राइस। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, पार्शियल कंट्रोल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ज्यादा कंट्रोल है, पावर टू चेंज द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओलिगोपोली। और एब्सोल्यूट चेंज है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सामने वाले को माइंड को जज के हम प्राइस रखते हैं, माइंड को जज करके। फर्स्ट यश याद आ रहा है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हाँ भैया। थ्योरेटिकल समझाया था मैंने, ऐसा थ्योरी में लिखा गया है, एक्चुअली में होता नहीं है। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, अरे डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली तो का मतलब है कीमत में भेदभाव। अरे समझ गए क्या कहा जा रहा है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जल्दी बताओ यहाँ यश क्या? डी पार्ट। अलग अलग ग्रुप ऑफ कस्टमर से पैसे अलग अलग ले सकते हैं, अलग अलग यूज के नाम से अलग अलग पैसे। बिल्कुल ठीक है जी, एनी वन ऑफ द अबव। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी ग्रुप ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से रख सकते हो, यूज के हिसाब से रख सकते हो, प्लेसेस के हिसाब से रख सकते हो कि इस इलाके में इस रेट में, इस इलाके में इस रेट में। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स आर ऑलवेज डिफरेंट। अरे पीछे बताया था मैंने, एग्जांपल लिया था कि मैंने साउथ एक्स का एग्जांपल लिया था। कम लोग हैं, अमीर लोग हैं, बोले तो इनइलास्टिक। दूसरा एग्जांपल लिया था ज़्यादा लोग हैं, मिडिल क्लास है, बोले तो डिमांड कर्व इलास्टिक। अलग अलग इलास्टिसिटी होती है अलग अलग बाजार में, जिसकी वजह से मोनोपोली फर्म सेम कमोडिटी सोल्ड इन डिफरेंट मार्केट्स एट डिफरेंट प्राइस। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी अलग अलग है, लोगों की बाइंग पावर अलग अलग है। इस बात को जज करके जिस मार्केट में लोग जितना पैसा दे सकते हैं उतना ही चार्ज किया जा रहा है। अरे बात समझ में आ रही है यश? आगे ओलिगोपोली किंग डिमांड कर्व किस बात को रिफ्लेक्ट करता है? मैंने बताया था कौन सा मॉडल? प्राइस रिजिडिटी मॉडल। प्राइस रिजिडिटी। ये मॉडल किस आदमी ने बनाया? पॉल स्वीजी। पॉल स्वीजी।
का नाम याद रखना, 1930 की घटना है ये, 1930 पेपर में नहीं आएगा। और प्राइस रिजिडिटी मॉडल में जो डिमांड कर्व बनाया जा रहा है वो मैंने बताया था, किंग डिमांड कर्व, छोटा डी बड़ा ई बड़ा डी, प्रिसीव्ड एंड प्रोपोर्शनेट, कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन करे थे इस बात को समझाने के लिए। यहाँ एक और बात बताई थी, ये सभी फर्म की कॉस्ट अलग अलग होने के बावजूद ये सारी की सारी फर्म एक ही प्राइस पर बेचने की कोशिश करती हैं। 34th अनुषा आंसर। बोलो जी मयूरी। सर बी पार्ट। तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर टिक कराना चाह रहा है, इतने ज्यादा बेचने वाले खरीदने वाले कि कोई भी एक कीमत को बदलने की ताकत नहीं रखता है। दैट इज व्हाई नोन एज प्राइस टेकर। सर इसका सी पार्ट नहीं हो सकता, मतलब दोनों लग रहे हैं। देखो वहां वो क्या बोल रहा है, ईच फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का इफेक्ट है कि प्राइस कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस, प्राइस कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस। लेकिन वो कह रहा है प्राइस टेकर की बात दोनों ठीक है, लेकिन पहले कौन सी ऑप्शन आ रही है, बी। पहले ऑप्शन अरे इंग्लिश में अगर सिनोनिम्स आ जाए, 4 ऑप्शन है, 2 या 3 ठीक है, जो पहले आएगा वो ठीक होगा। मयूरी बात समझ में आ रही है? ओके सर। 35 कौन बोलेगा? यश। सी पार्ट। अरे बोल रहा है डाउनवर्ड, डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, क्या बोला है बच्चे? यस सी। नॉट ए प्राइस टेकर। सबको मालूम है डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग ओनली अंडर द सिचुएशन ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली, जिसमें डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है और प्राइस को चेंज करने की ताकत होती है। जबकि यहाँ बोल रहा है प्राइस टेकर। तो प्राइस टेकर की घटना क्या है बच्चों? कंपटीशन की घटना। ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? प्राइस टेकर तो परफेक्ट वो कह रहा है कंपटीशन में डिमांड कर्व चलेगा। डाउनवर्ड, अच्छा हाँ, नॉट ए प्राइस टेकर, ठीक है। अरे नॉट लगा हुआ है ना, प्राइस टेकर तो परफेक्ट कंपटीशन है, बिल्कुल ठीक है जी, आंसर सी। अरे मयूरी बात समझ में आ गई? यस सर। महक 36 क्वेश्चन बताओ, टूथपेस्ट इंडस्ट्री कौन सी मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है? सर ओलिगोपोली शायद। शायद तो लगाना नहीं चाहिए ना। जितेश, जितेश ओलिगोपोली। बिल्कुल ठीक है जी, ये शायद वाला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अरे सामने लिखा है फ्यू, अरे गिन लो ना, फ्यू गिन लो का मतलब गिनने मतलब जाना, गिनने का मतलब है उंगलियों पे गिना जा सकता है। फ्यू फर्म बट लार्ज इन साइज, बड़ा बड़ा हिस्सा है, करोड़ों रुपए की सेल है वह मार्केट। सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट है तो उससे भी तो पता लग रहा है कि ओलिगोपोली है, हाँ सारी उससे भी, टूथपेस्ट है। मैं कह रहा हूँ उससे भी पता लग रहा है, तो डाउट वाला काम नहीं होना चाहिए कि मेरे हिसाब से कंफर्म आंसर। कंफर्म मैं कह रहा हूँ सीए की डिग्री होनी चाहिए, ये डाउटफुल वाला काम नहीं। किंग डिमांड कर मॉडल क्या अज्यूम करता है जितेश? किंग डिमांड कर, The response of consumers to the price increase is more than the response to the price decrease. मैंने B. इस बात को समझाया था, अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो। जैसे आंसर सही बोला इसने, दाम घटाओ सब घटाएंगे, दाम बढ़ाओ कोई नहीं बढ़ाएगा, उस कंडीशन पर बेस्ड है डिमांड कर्व का किंग डोना। अब चेक करो, प्राइस का बढ़ाना इफेक्टिवली एप्लीकेबल, प्राइस घटाने पर सारे घटा रहे हैं, सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन प्राइस बढ़ाने पर लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किंग डिमांड कब आ रहा है? बोले तो बी, बी ऑप्शन पॉल स्वीजी की असम्पशन है ये। मयूरी बात समझ में आ रही है? यस सर। घटाने पर सब घटाएंगे, बढ़ाने पर कोई नहीं बढ़ाएगा। शट डाउन पॉइंट सबको याद है? मयूरी आंसर बोलो, यहाँ कौन सा सुटेबल? शट डाउन पॉइंट फैक्ट्री बंद हो जाती है जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसमें देख के बताओ। ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस। यस, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कौन सा ग्रेटर। ऑप्शन बोलो ना, कहाँ लिखा है? सर एक मिनट। ऑप्शन याद तो है बट यहाँ के अकॉर्डिंग बोलना बी पड़ेगा। पार्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस, बढ़िया। अरे इक्वल टू प्राइस, इक्वल के अलावा और क्या हो जाए? एवीसी ग्रेटर देन इक्वल टू प्राइस हो जाए तो भी बात बन जाती है, बट जो यहाँ लिखा है वही सूट कर, वही टिक करना पड़ेगा। बॉम्बे आंसर है। 39 महक, महक आंसर। सर एक मिनट।
मार्केट प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। अरे बोल रहा है प्राइस इज लेस देन एवरेज कॉस्ट बट ग्रेटर देन एवीसी। अरे ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा है। देखो एवरेज कॉस्ट से कम आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है। एवरेज कॉस्ट कॉस्ट पर यूनिट होती है, 10 रुपए का बना 8 रुपए का बिका, लॉस हो रहा है। लेकिन प्राइस ऐसे Sir, D. सुरेंद्र बात समझ में आई? घाटा तो हो रहा है लेकिन फैक्ट्री कंटिन्यू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। सुरेंद्र क्योंकि फैक्ट्री चलाने पर घाटा रिड्यूस हो रहा है, फैक्ट्री बंद करोगे घाटा ज्यादा होगा इक्विवेलेंट टू फिक्स कॉस्ट। जितेश 40th प्राइस लेस देन एवरेज, भैया सामने क्लियरली लिखा है प्राइस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। शट डाउन होगा। हाँ शट डाउन बिल्कुल ठीक है जी डमरू, बिल्कुल ठीक है। सीईओ होगा। अरे नहीं, अच्छा सीओडी दोनों में शट डाउन है तो लाइन पढ़नी पड़ेगी। सी में लिखा है शट डाउन सिंस इट विल लॉस नथिंग इन दैट केस सिंस इट कैन नॉट एवर कवर द डी होगा। डमरू होगा भाई जी, डमरू होगा। लाइन पूरी पढ़नी पड़ेगी, शट डाउन दो जगह लिखा है तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं की जा सकती किसी भी हालत में, इसीलिए शट डाउन है। ए प्योरली कॉम्पिटिटिव फर्म सप्लाई शेड्यूल। अरे मैंने बचपन में बताया था परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई शेड्यूल। मार्जिनल कॉस्ट। क्या बोला है बच्चे? मार्जिनल हाँ। एमसी। अरे एमओसी मत बोलो, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है ये? अरे मैंने याद तो कराया था सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में मार्जिनल कॉस्ट इज इटसेल्फ। जल्दी बोलो। सप्लाई कर। याद कराया मैंने, 2 रुपए का बन रहा है तो 2 में ही बेचोगे, ज्यादा लोग नहीं देंगे, कम पर तुम बेचना नहीं चाहोगे ड्यू टू द फीचर ऑफ परफेक्ट नॉलेज एंड परफेक्ट मोबिलिटी। सो सप्लाई शेड्यूल बोले तो सप्लाई कर्व किस पर बेस्ड है? मार्जिनल कॉस्ट पर। ध्रुव बैठा है क्लास में। प्रियांशु अगले क्वेश्चन का आंसर 42। जितेश ए। भैया वो कह रहा है कौन सा करेक्ट Feature नहीं है। ओलिगोपोली का नहीं है। याद रखना ओलिगोपोली में डिमांड कर्व आपकी किताब में सिर्फ पॉल सीजी वाली है जिसमें कहा है किंग्ड डिमांड कर्व, किंग्ड डिमांड कर्व। तो भैया हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है, वो तो कहीं और हो ही नहीं सकता। वो कह रहा है कौन सा फीचर गलत है, यही गलत है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, प्राइस लीडरशिप होता है, डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, कुछ फर्म्स होती हैं बट लार्ज इन साइज होती है। अगली बात जितेश, स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट। भैया टूथपेस्ट कौन से मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है? टूथपेस्ट इंडस्ट्री। ओलिगोपोली। मोनोपोलिस्टिक। अब ये बात ना देखो ध्यान से सुन लो, पिछली बार जब क्वेश्चन आया था ना तो उसमें एक टेबल बना रखी थी इन्होंने, उस टेबल से पता चल रहा है फ्यू फर्म बट लार्ज इन साइज। अरे शेयर लिखा हुआ है मार्केट का और 100 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 18% का मतलब बहुत बड़ा साइज हो गया, तो वो उससे पता चल रहा था ओलिगोपोली। यहाँ पर वो ऐसा कोई शेयर की बात नहीं कर रहा, ऐसी कोई शेयर की बात नहीं कर रहा। तो टूथपेस्ट इंडस्ट्री भैया हर स्टेट में दुनिया भर की 50 ऐसी कंपनियां होंगी, दूसरे स्टेट में चले जाओ वो नाम ही सुनने को नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है कुछ नेशनल कंपनियां हैं, हो सकता है कुछ लोकल कंपनियां हैं, लेकिन हजारों कंपनियां हैं, 2-2 4-4 रुपए के भी टूथब्रश मिलते हैं। बात समझ में आती? टूथपेस्ट, अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, लोकल ब्रांड्स होते हैं। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ भैया। हाँ भैया। तो आंसर क्या रहेगा? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है टूथपेस्ट इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट चलते हैं। गांव में चले जाओ तो वहां आपको दुनिया भर के नए नए नाम मिलेंगे। शहरों में एक्चुअली में बिकते नहीं है, लोग एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को फॉलो करते हैं ना, जो माइंड में सेट हो जाता है बस वही चलता है, दाम बढ़े या घटे, नेशनल ब्रांड चलते हैं। तो ज्यादा क्या चलता है वो एक अलग बात है, लेकिन इंडस्ट्री में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ये बात समझ में आ रही है मयूरी? यस सर। इवन अरे सबको समझ में आता है, वो दातुन समझ में आता है शब्द दातुन। हाँ भैया। यस सर। इवन लोग पेड़ की डंडियां तोड़ के और वो बेचना शुरू कर देते हैं और वो भी बिक जाता है, वो भी बिक जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं। यश दातुन समझ में आता है? हाँ भैया। कौन से पेड़ की डंडी होती है? आई थिंक नीम की होती है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और वो भी बिकती है, लोग बेचते हैं।
द स्ट्रक्चर ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री। अब देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर लोकल ब्रांड होता ही नहीं है। अरे जल्दी बताओ। ओलिगोपोली। यस, फ्यू फर्म बट लार्ज इन साइज। यहाँ अलग से कोई लोकल आता ही नहीं है मार्केट में, तो बिल्कुल कंफर्म ओलिगोपोली। अनुषा, अगला क्वेश्चन। आर्यन आप बताओ, अनुषा मना कर रही है। भैया 2 मिनट। गलत ढूंढना है बस, गलत। गलत ढूंढना है। डी भैया, डी। डी। नहीं 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 नहीं, सॉरी। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अरे डी में तो किंग ने डिमांड कर रहा है, वो तो होता ही है ओलिगोपोली में, और कहीं होता ही नहीं है। नहीं भैया, हाँ, सी पार्ट। सी पार्ट में गलती क्या है? परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर का रोल होता है। एक ही प्राइस पर सारे फर्म बेचते हैं, चाहे बिके ना बिके। यहाँ लिखा है क्या प्राइस को बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द फीचर ऑफ। अरे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ पर होता है? मोनोपोली में। Monopoly. तो आगे चलते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, जितेश, परफेक्ट कंपटीशन लॉन्ग रन कौन सा प्रॉफिट? जल्दी से पूरी क्लास। Normal profit. नॉर्मल बढ़िया। प्रॉफिट। वह पर इसमें पूछा है कि कौन सा प्रॉफिट नहीं होगा। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। There will be no सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा ना इसका। इन द लॉन्ग रन। अच्छा, देयर विल बी नो। अरे यहाँ पर ये नहीं पूछा लॉन्ग पीरियड में क्या होगा क्या नहीं होगा, बताओ जी। सुपर नॉर्मल हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अगला सुरेंद्र 47। क्या बोला है बच्चे? आवाज नहीं आई। एप्पल बोला है क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ACAR के बराबर। अरे सारे बता दो। ACAR इज द कंडीशन ऑफ। पूरी क्लास याद करो जरा। नॉर्मल प्रॉफिट। अरे ब्रेक इवन पॉइंट की कंडीशन है AR बराबर है AC या TR बराबर है TC, इन विच फॉर्म ऑब्टेन ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट। बोले तो नो ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नो ऑफ नॉर्मल लॉस। अगली बात जितेश 48। प्रोड्यूसिंग एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करोगे जहां पर एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है? क्या बी होगा ना इसका? एवरेज कॉस्ट मैंने बना दिया। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। मिनिमम पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर आपका MC AC को काटे वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। और यहाँ पर प्रोडक्ट एफिशिएंसी की बात कर रहा है। केवल कहाँ होगा? जहाँ MC MR को काट रहा है। AC अपने मिनिमम पॉइंट पर है। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? सबको क्लियर है? प्रोडक्शन की एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहाँ होगा? जहाँ MC MR को काटता है, यानी एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर। ये सबको क्लियर हो गया बच्चों? हाँ। मयूरी, अगला क्वेश्चन। एक सेकंड। कॉस्ट ऑफ, पहले तो समझो कॉस्ट ऑफ आखिरी यूनिट। कॉस्ट ऑफ आखिरी यूनिट होता ही MC है। आखिरी जो यूनिट आपने बनाया उसकी कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस। प्राइस किसे बोलते हैं? AR को। वो क्वेश्चन का आंसर पहले खुद ही दे रहा है कि कब कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट इज इक्वल टू प्राइस। बोले तो MC AR के बराबर जब होगा। अरे यश समझ में आ रहा है क्या मजाक चल रहा है क्वेश्चन में? हाँ भैया समझ गया। MC का मीनिंग लिखा है, AR का मीनिंग लिख रहा है, और कह रहा है भाई बता दो ये दोनों बराबर कम होंगे। अरे मयूरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अरे कॉस्ट ऑफ लास्ट यूनिट बोले तो MC बराबर हो जाए AR के, यानी C पर होगा बराबर। मयूरी 50th क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और गुड्स कौन सा करेक्टर? चारों बाजारों में से बताओ कौन सा बाजार होता है? अरे लाखों बेचने वाले, लाखों खरीदने वाले, आलू गोभी टिंडे प्याज, बोलो। परफेक्ट कंपटीशन। अब यहाँ परफेक्ट कंपटीशन बोलोगे भैया? परफेक्ट कंपटीशन अनकाउंटेबल है ऐसा मानते हैं। इंडस्ट्री मानते क्यों है बच्चों? अरे इंडस्ट्री इज द प्राइस मेकर। इंडस्ट्री में वो लाखों मांगने वाले और बेचने वाले प्राइस सेटल कर रहे हैं। माना 20 रुपए किलो।
perfect competition. Which of the following is not the characteristic of competitive market? यश, परफेक्ट Yes. C परफेक्ट part. कंपटीशन का फीचर नहीं है क्या? लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लिखा है गलत? आर्यन 52 क्वेश्चन का आंसर बताओ. हाँ भैया जी. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है. भैया नीचे 4 प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा सुटेबल, वो सुटेबल का मतलब है नियरेस्ट. परफेक्ट कंपटीशन तो कभी होता नहीं है, उसके नियरेस्ट. पीछे भी जो आंसर हमने टिक करा है ना एग्रीकल्चर मार्केट का, वो नियरेस्ट टू परफेक्ट कंपटीशन है. तो यहाँ बोल रहा है चारों में से नियरेस्ट टू परफेक्ट कंपटीशन. इलेक्ट्रिसिटी तो मैटर ही मोनोपोली का है. भैया डी लग रहा है. मिल्क. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. अरे ठीक कह रहे हो. अरे तुम्हारे मोहल्ले में कम से कम 6 बेचने वाले होंगे. हर 20 घरों के पीछे 5 7 10 दुकानदार होंगे दूध बेचने वाले. अरे बात समझ में आ रही है बच्चों? नियरेस्ट टू, देखो सबसे ज्यादा मोनोपोली पावर यहाँ टू चेंज द प्राइस इलेक्ट्रिसिटी की. उसके बाद किसका नंबर आता है? कोला का. उसके बाद किसका आता है? अरे इलेक्ट्रिसिटी में कम है बेचने वाले, कोला में थोड़े ज्यादा. और केबल के कोला का मतलब कोको कोला की बात हो रही है. फिर केबल टेलीविजन की बात करेंगे. और सबसे ज्यादा बेचने वाले कौन है? मिल्क. अरे बात समझ में आ रही है यश बाबा? नियरेस्ट. हाँ भैया. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं. कभी तुम हमेशा कोई भी क्वेश्चन आए वहां मिल्क लिख दो. बाकी 3 एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसके कॉन्टेस्ट में बोला जाएगा आंसर. टाइम एलिमेंट क्या होता है? टाइम एलिमेंट, अरे टाइम तुमने पढ़ा हुआ है ना. एलिमेंट का मतलब होता है फैक्टर. किसी भी बात को टाइम इन्फ्लुएंस करे. टाइम का मतलब शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड. बच्चे समझ में आ गया? हाँ भैया. और भैया इससे में 75 क्वेश्चन बता दोगे क्या? 75? हाँ भैया. अच्छा भाई, प्रॉब्लम है तो बात ही सीधा बोलो ना, फिर तो खत्म करते हैं. मेरा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को 60 तक कोई प्रॉब्लम है? किसी ने अगर कर रखा हो तो 60 तक. कोई नहीं बोलना चाह रहा, सिर्फ यश ही बोल रहा है. 75 पर चल रहा हूँ बच्चों. इसकी फिगर क्लियर नहीं दिख रही थी उसमें. 75 अब सामने देखो, नजर आ रहा है आपको? अरे सामने विजिबल हो रहा है क्या बच्चे क्वेश्चन? हाँ भैया थोड़ा थोड़ा हो रहा है. अब वो बोलता है, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जो बच्चा पूछ रहा है. एट प्राइस P1, लाइन देखो प्राइस P1. प्राइस P1 निशान नजर आ रहा है बच्चे? रेड कलर से मैंने मार्क करा है. हाँ भैया. ये जो प्राइस P1 है ये AVC से नीचे है. AVC आपको मालूम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे प्राइस सेटल हो गया तो फैक्ट्री बंद होगी कि चलेगी? फैक्ट्री में 1 यूनिट का प्रोडक्शन नहीं होगा. शटडाउन पॉइंट. बच्चे डायग्राम नजर आ रहा है? हाँ भैया अब आ गया. प्राइस का मतलब होता है AR. प्राइस लाइन नीचे चल रही है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट उससे ऊपर चल रही है. और जब प्राइस ABC से नीचे है तो इट इज ए पोजीशन ऑफ शटडाउन पॉइंट. फैक्ट्री कुछ भी नहीं बनाएगी. समझ में आ गया बच्चे? हाँ भैया. अगर सारे कर लिए, कुछ और पूछना है? 1 2 हो रहे हैं. ये 91. एक मिनट, 91 पर चलते हैं जी. का क्वेश्चन बोलोगे? क्या है क्वेश्चन? भैया फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल प्लेस. एक मिनट. यही कह रहे हो ना? फॉर मार्केट द एसेंशियल कंडीशन इज हाँ. पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन. भैया हमने बचपन में मार्केट के बारे में पढ़ा है. मार्केट इज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर गेट टुगेदर टू सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी. ये पढ़ा हुआ है. तो इस बात को लेकर मोस्ट क्लोजेस्ट पॉइंट क्या है? चारों में से पूरी क्लास पूछ रहा हूँ. मार्केट इज ए प्लेस वेयर. हाँ समझ में आ रहा है बच्चे? यश बाबा? हाँ भैया. वैसे भैया अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑल ऑफ द अबव करते ना. पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल प्लेस, हाँ फिर कर देते, क्योंकि टाइप ऑफ मार्केट में हमने एरिया वाली बात भी पढ़ी है. नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू भी होता है. मोनोपोली क्रिएट हो रही है लाइसेंसिंग के द्वारा. फिर ऑल ऑफ द अबव करते. बिल्कुल करते बच्चे. और भी कोई क्वेश्चन है? भैया 100 पर चलते हैं. ये तैयारी होनी चाहिए भाई सबकी. 100. हाँ सारे बच्चे पढ़ रहे हैं सामने क्वेश्चन. कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोपोली मार्केट एंड अच्छा अब ये देखो नया शब्द है. पूरी क्लास मोनोपोली को याद कर लो और मोनोपोली का याद कर लो. सिंगल सेलर को बोलते हैं मोनोपोली और सिंगल बायर को बोलते हैं मोनोपोली. सबको याद हो गया? जल्दी जल्दी बोलना है. हाँ. अब आ गया. बेचने वाला सिर्फ एक मोनोपोली,
खरीदने वाला सिर्फ एक, मोनोप्सोनी। याद कर लो, कॉलेज में टर्म आएगी, यहाँ लग गई है, यहाँ क्वेश्चन आ गया है। अरे क्लियर है बच्चे? अब बता दो, अब आंसर बता दो इसका। अब सी होगा भी। अरे ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो और कुछ बचा है क्या बच्चे? हो गया क्या हो गया अब तो? भैया? अगली क्लास में मैं नया चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, ट्रेड साइकिल, तो वो खत्म, शुरू भी हो जाएगा और खत्म भी, बस छोटा सा ही डिस्कशन करना है। व्यापार में 4 तरह की सिचुएशन होती है, 4 तरह की सिचुएशंस होती है। ये सामने डायग्राम है। पहले तेजी का दौर चलता है जिसे रिकवरी या एक्सपेंशन बोलते हैं, फिर पीक आता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम रिसेशन भी बोलते हैं, और आखिरी में ट्रॉफ, ट्रॉफ बोले तो गर्त, गर्त बोले तो डिप्रेशन। अरे बात समझ में आ रही है बच्चे? अभी भैया एक कार्टल टर्म क्या होती है? मतलब एक कार्टल लिखा था, कार्टल। कार्टेल, अरे ग्रुप ऑफ फर्म्स। ओपेक ओलिगोपोली का एग्जांपल है। अरे तुम्हें बचपन में मैंने बताया था, ओपेक इज द एग्जांपल ऑफ कार्टेल। अरे 4 लोग ना, कार्टेल को हिंदी में बोलते हैं गुट। क्या बोलते हैं बच्चे? जल्दी बोलेगा। गुट। गुट, गुट बना के लोग जानबूझ के बदमाशी करना शुरू कर दें, और एक कॉमन प्राइस जो बाजार से ज्यादा है उस पर बाजार को बेचना, वस्तु को बेचना शुरू कर दें। कार्टेल का इस दुनिया का सबसे बड़ा एग्जांपल है ओपेक। क्या एग्जांपल है? जल्दी बोल बच्चे। ओपेक। तो ये ओपेक के नाम से अब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं, गुट बना के मनमाने दामों पर बेचते हैं। आज हिंदुस्तान में पेट्रोल 100 रुपए को क्रॉस कर गया है इस ओपेक के चक्कर में, कार्टेल के चक्कर में। बात समझ में आ गई बच्चे? हाँ भैया, हाँ भैया।